डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने हेलोएरिन्स की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता देख ली थी कि किस प्रकार से हेलोएरिन्स होता है वो कम क्रियाशील होता है। तीन रीजन बताए थे आपको मैंने। फर्स्ट बताया था कि इनमें अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। सेकंड बताया था कि इनमें जो हलोजन परमाणु होता है वो sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जिससे इसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड बताया था आपको कि जो हेलोएरिन्स का अपने क्या करते हैं, आयनन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो फेनिल धनायन बनता है उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। इन तीनों रीजनों में से अपने को फर्स्ट यानी स्टार्टिंग के जो दो रीजन दिए हुए हैं उनमें अपने को क्या रखनी है, प्रायोरिटी रखनी है। मतलब दोनों रीजन वही लिखने होंगे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद में अपने देखते हैं कि कुछ रिएक्शन है इनकी, यानी विषम परिस्थितियों में ये क्या करेगा, कुछ रिएक्शन दिखाएगा। विषम परिस्थितियों का मतलब कि जब क्या कर दिया जाए कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर दाब बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर और दाब को क्या कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं, तो हेलोएरिन्स क्या करने लग जाते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाने लग जाते हैं। जैसे फॉर यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन की अगर अभिक्रिया करवाते हैं अपने किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, टेम्परेचर क्या रखते हैं 475 केल्विन और उच्च दाब रखते हैं, और उत्प्रेरक के रूप में अपने क्या लेते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड लेते हैं। अब यहाँ पर अपने को पता है कि जब 100 सेंटीग्रेड पर जल उबलना स्टार्ट हो जाता है, 100 सेंटीग्रेड का मतलब इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस में 100 कितने हो जाते हैं, 373 केल्विन। 373 केल्विन पर मतलब जल उबलने लग जाता है। तो अपने टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 475 केल्विन, मतलब 202 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले रहे हैं अपने। तो मतलब जल से जो जल उबलना स्टार्ट हो रहा है 100 सेंटीग्रेड पर, अपने उससे ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं, 2 गुने टेम्परेचर ले रहे हैं। मतलब टेम्परेचर इसमें क्या है, ज्यादा रख रखा है, और दाब क्या रख रखा है, ज्यादा रख रखा है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, उच्च परिस्थिति, ये विषम परिस्थिति बोलते हैं इसे, विषम परिस्थिति। विषम परिस्थितियों का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें टेम्परेचर और जो दाब होता है वो सामान्य स्थितियों से क्या ले लेते हैं, अपने हाई ले लेते हैं, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, विषम परिस्थितियों में काउंट कर लेते हैं। अगर इस स्थिति में अपने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, तो क्या होगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और किसका निर्माण हो जाएगा, एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। और को प्रोडक्ट के रूप में अपने पास क्या निकल जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड निकल जाएगा, प्लस में जल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन की विषम परिस्थितियों में अभिक्रिया थी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल था। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन देखते हैं, अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, कॉपर साइनाइड के साथ में, और टेम्परेचर और स्थिति वही रखते हैं, बस उत्प्रेरक अपने नहीं लेंगे स्थिति में। टेम्परेचर वही 475 केल्विन और क्या रखेंगे, उच्च दाब रखेंगे, उच्च दाब रखेंगे। तो क्या होगा, जो साइनाइड आयन है वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करेगा किसे, क्लोरीन को, और क्या बना लेगा, फेनिल साइनाइड का निर्माण कर लेगा, फेनिल साइनाइड का निर्माण कर लेगा, और को प्रोडक्ट के रूप में क्या निकाल देगा, Cu2Cl2, मतलब कॉपर क्लोराइड निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद में अपने ये देखते हैं कि फेनिल साइनाइड का निर्माण भी किस कंडीशन में हो रहा है, कि उच्च दाब ले रहे हैं और उच्च ताप ले रहे हैं। आपको ये टेम्परेचर याद करने की आवश्यकता नहीं है कि 473 केल्विन टेम्परेचर रखें या 475 केल्विन टेम्परेचर रखें, आप डायरेक्ट इतना वर्ड लिख सकते हो, उच्च ताप व उच्च दाब पर। बस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इतना टेम्परेचर अपने को क्या है, लेना है। वो कुछ कंडीशन होगी उसमें अपने को ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर ऐसे करके दिखाएंगे अभिक्रिया में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फेनिल साइनाइड का निर्माण होता है। आपसे बोल दिया जाए कि कॉपर क्लोराइड से आप यानी क्लोरोबेंजीन से आप फेनिल साइनाइड का निर्माण कैसे करोगे, तो उस स्थिति में आपको ये रिएक्शन दिखानी पड़ेगी कि हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फेनिल साइनाइड का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन आती है कि कॉपर क्लोराइड की अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सेम टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर रखा है, 425 केल्विन ले रखा है, 425 केल्विन 625 केल्विन 625 केल्विन क्या ले रखा है, टेम्परेचर ले रखा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले रखा है। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, फिनोल का निर्माण करेगा। उस कंडीशन में किसका निर्माण करेगा, फिनोल का निर्माण करेगा।
मतलब टेम्परेचर जो ऊपर से अपने लेते आ रहे हैं 475 केल्विन टेम्परेचर लेते आ रहे हैं, इसमें भी 475, लेकिन फिनोल का निर्माण करना है तो अपनों ने 625 केल्विन टेम्परेचर लिया है, मतलब 300 गुना ज्यादा। 300 क्योंकि 100 सेंटीग्रेड पर कितना होता है 200, 373 होता है, प्लस में 300 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 673 केल्विन। कहने का मतलब 302 केल्विन क्या लिया है, सॉरी 302 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ज्यादा लिया है, जो जल को उबालने से कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा समझ सकते हैं। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 400 आएगा, और 400 में 273 जोड़ेंगे तब कितने आएंगे 673 केल्विन आएंगे। यहाँ पर कितना 625 केल्विन है, तो लगभग 400 के लगभग मान सकते हो कि 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, इस जल को अपने उबाल रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आप कि विषम परिस्थितियों का मतलब होगा उच्च दाब व ताप। आपको टेम्परेचर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ओनली ये दिखाना है कि उच्च दाब और उच्च ताप पर क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया होने के उपरांत जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपको लिख के दिखाने। आपसे पूछ ले कि फिर एनिलीन का निर्माण आप क्लोरोबेंजीन से कैसे करोगे, तो ये उच्च दाब और उच्च ताप लगा के कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूपरस ऑक्साइड प्लस में अमोनिया की अभिक्रिया किसके साथ करके दिखा दोगे, क्लोरोबेंजीन के साथ करके दिखा दोगे। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि फेनिल साइनाइड का निर्माण कैसे करोगे, तो फेनिल साइनाइड का निर्माण करने की 2 विधि हो सकती है। एक तो ये विधि, दूसरी अपनों ने एक विधि देखी थी कार्बिल आइसोसाइनाइड परीक्षण देखा था क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तो वहां से भी ये क्या कर सकते हो आप, इस अभिक्रिया को लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आती है फिनोल का निर्माण भी हो गया। उसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशनें दे देता है वो कि अगर इन जो अपने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यूज कर रहे हैं, जो भी अपने हेलोएरेंस ले रहे हैं, अगर उस हेलोएरेंस के साथ में अगर क्या हो जाए कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का मतलब जैसे SO3 हो गया, इसे क्या बोलेंगे फिनोलिक समूह, NO2 हो गया, इसे क्या बोलेंगे नाइट्रो समूह, और इसी प्रकार से COOH, इसे क्या बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह हो गए। इस टाइप के समूह अगर क्लोरोबेंजीन के साथ में जुड़ जाते हैं, कौन सी स्थिति पर, ऑर्था स्थिति पर और पैरा स्थिति पर। मान लो इसके साथ में क्या कर देता हूँ NO2 जोड़ देता हूँ, नाइट्रोबेंजीन जोड़ देता हूँ, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होने के कारण ये क्या कर देता है कि जो ये बेंजीन वल्ले का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देता है, कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करने के कारण अपने को पता है कि नाभिक स्नेही को क्या चाहिए, नाभिक स्नेही को एक केंद्र चाहिए कि जो उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले, साझा कर ले और उसे क्या करते हैं संतुलन प्रदान करते हैं। तो ये नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, सक्रिय बना देता है। अगर कोई क्लोरोबेंजीन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब SO3, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं फिनोलिक समूह भी बोल सकते हैं, नाइट्रो समूह भी बोल सकते हैं, दूसरा कार्बोक्सिल समूह, इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट है क्लोरोबेंजीन के साथ में, जिसे इसे नाम क्या दे रहा हूं मैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसे। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऑर्थो स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ने के कारण ये क्या कर देता है कि बेंजीन वल्ले से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। बेंजीन वल्ले से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के कारण बेंजीन वल्ले में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। और अपने को पता है कि नाभिक स्नेही के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। अब वो नाभिक स्नेही अगर प्रबल नाभिक स्नेही है तो वो क्या कर देगा, इस दुर्बल नाभिक स्नेही को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, साझा कर देगा, जिसके कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण है कि क्लोरोबेंजीन की ऑर्था व पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाने के कारण उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बढ़ जाती है। तो आप सिंपल सा रीजन यही लिखोगे कि अगर क्लोरोबेंजीन की ऑर्था व पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाता है तो वो बेंजीन वल्ले से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। और प्रतिस्थापित करने के कारण ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको
कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई क्लोरोबेंजीन है अपना, और इसका अपने प्रतिस्थापन करना है किसके साथ में, हाइड्रोक्सी समूह के साथ में। इस क्लोरीन परमाणु को अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। उत्प्रेरक अपनों ने क्या ले लिया, जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ये अपनों ने 10वीं में पढ़ा हुआ है कि जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट उत्प्रेरक के रूप में ले लिया, उच्च ताप रख लिया और उच्च दाब रख लिया, और अभिक्रिया करवा के देखते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। आप कहोगे सर उसमें तो रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोकार्बन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके दिखवाई थी और बनाया था, वो कंडीशन अलग थी। इसमें मैंने उत्प्रेरक यूज किया है, इसमें मैंने उत्प्रेरक यूज किया, साथ में उच्च ताप दिखाया और उच्च दाब दिखाया, और कहा है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसके साथ में, यानी हाइड्रोक्सी समूह के साथ में। यानी ये जो क्लोरीन परमाणु है उसको प्रतिस्थापित कर रहा हूँ मैं किससे, हाइड्रोक्सी समूह से। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहा हूँ, प्लस में उच्च दाब और उच्च ताप ले रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या लेता हूँ मैं, इसकी ऑर्था स्थिति पर एक नाइट्रो समूह प्रेजेंट करा लेता हूँ। ऑर्था स्थिति पर नाइट्रो समूह प्रेजेंट कराने के बाद में अभिक्रिया करवाता हूँ तो 400 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या दे देता है मुझे, फिनोल का निर्माण करा देता है, मतलब ऑर्था नाइट्रो फिनोल का निर्माण करवा देता है, ऑर्था नाइट्रो फिनोल का निर्माण करवा देता है। और जो क्लोरीन आयन है उसे क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। उसी प्रकार से अगर ऑर्था और पैरा दोनों स्थिति पर मैं लेता हूँ नाइट्रो समूह, तो ये और ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के कारण ये जो अभिक्रिया है ये और कम टेम्परेचर पर संपन्न हो जाएगी, 370 केल्विन पर क्या हो जाएगी, ये संपन्न हो जाएगी, और उत्पाद के रूप में क्या बना लेगी, ऑर्था पैरा डाई नाइट्रो फिनोल का निर्माण कर लेगी। उसी टाइप से अगर मैं तीनों कंडीशनों पर, तीनों कंडीशन मतलब जैसे यहाँ पर क्लोरीन परमाणु, इसकी तीनों कंडीशन, तीन और दो तो ऑर्था स्थिति हो जाएगी, एक येरा ऑर्था स्थिति, दूसरा येरा ऑर्था स्थिति, तीसरी पैरा स्थिति। पैरा स्थिति पर भी क्या ले लेता हूँ, NO2 ले लेता हूँ, और उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाता हूँ, OH आयन, यानी हाइड्रोक्सी समूह से इसको प्रतिस्थापन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 373 केल्विन टेम्परेचर लिया था वो और कम हो जाएगा, 325 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, और उत्पाद के रूप में क्या बना लेगा, OH। तीनों यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रो समूह जोड़ के दिखा देंगे। इसे क्या बोलेंगे, पिक्रिक अम्ल बोलेंगे। आईपीसी नाम आप वैसे ही कर सकते हो, 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 1 2 3 4 5 6 डाई ट्राई नाइट्रो फिनोल हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल हो जाएगा, और पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ये अभिक्रिया आपको क्यों दिखाई है मैंने कि टेम्परेचर जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। ये अभिक्रिया इसलिए दिखाई है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, अगर क्लोरोबेंजीन के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ जाता है, एक तो आप कहोगे कि सर Cl आयन होता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे या नाभिक नहीं बोलेंगे, तो अभी से क्या बोलेंगे, अपने नाभिक नहीं बोलेंगे, नाभिक नहीं बोलेंगे। जब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल R किसी क्लोरीन यानी L के समूह के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, अब इसे कौन सा समूह बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बोलेंगे। इसका रीजन है कि जब भी कोई क्लोरीन परमाणु किसी के साथ में जुड़ा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के बाद में जो आयन बनाता है वो आयन क्या होता है, नाभिक नहीं होता है। जब तक समूह के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बोलेंगे। और जैसे ही वो समूह से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है तो ये जो अलग इलेक्ट्रॉन लिए, इस अलग इलेक्ट्रॉन को स्थायी करने के लिए अब ये क्या कहलाने लग जाता है, नाभिक नहीं कहलाने लग जाता है। उसी टाइप से जो ये समूह थे SO3 नाइट्रो समूह है, और ये CHO COOH, ये जितने भी समूह थे ये क्या थे, ये जितने भी समूह थे ये नाभिक स्नेही समूह थे। नाभिक स्नेही समूह क्यों थे, क्योंकि ये क्या करके आए हैं, अपने में से जिसके साथ जुड़े थे उनमें से इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हुए हैं,
जिनके साथ जुड़े थे उनसे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए। इलेक्ट्रॉन लेके अलग होने के कारण इनको क्या बोल रहे हैं, अपने नाभिक स्नेही बोल रहे हैं। अब ये नाभिक स्नेही अगर किसी क्लोरोबेंजीन के साथ में जुड़े हुए हैं या किसी हेलोएरिन के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, अब ये जुड़ गए, जुड़ने के कारण ये क्या करेंगे, फिर अपना अस्तित्व दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ये बेंजीन वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। बेंजीन वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। बेंजीन वैल्यू इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी तो ये क्लोरीन परमाणु जो कि ये क्या है, दुर्बल नाभिक स्नेही है, ये हाइड्रोक्सी समूह से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, जो कि क्या है, एक प्रबल नाभिक स्नेही है। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके Cl आयन के रूप में निकल जाएगा। जो ये प्रबल नाभिक स्नेही था ये इसके साथ जुड़कर किसका निर्माण कर लेगा, पिकरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। ये कुछ रिएक्शनें थी समझाने के लिए कि अभिक्रियाएं किस टाइप से जो नाभिक स्नेही जुड़ जाते हैं इनके साथ में, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के रूप में जुड़ जाते हैं। उसके बाद में ये क्या कर लेते हैं, बेंजीन वैल्यू को, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, फिर क्रियाशीलता को इनको बढ़ा देते हैं। आपको ये रटने ही नहीं है। आप सोचोगे कि टेम्परेचर, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप जरूरी नहीं है कि 400 लिखो, आप 500 लिख सकते हो। उसके बाद में नीचे जो आप टेम्परेचर यूज करोगे उसे 400 केल्विन लिख सकते हो। उसके बाद में जो यूज करोगे उसे आप 350 केल्विन लिख सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, लेकिन टेम्परेचर अपने को क्या करना है, हाई दिखाना है। उसके बाद में आती है फिरौन, आता है एक टॉपिक अपने। उसके बाद में फिरौन का एक टॉपिक आता है, अलग से दे रखा है कि फिरौन किसे कहते हैं और उनकी बनाने की अभिक्रिया दे रखा है। तो फिरौन के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रख लो पहले कि फिरौन कहते हैं किसे। फिरौन क्या होते हैं कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन परमाणु को क्या बोल देते हैं, सिंपल भाषा में फिरौन बोल देते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन परमाणु को क्या बोल देते हैं, फिरौन बोल देते हैं। या फिर इनकी माने डेफिनेशन पूछते हैं तो पॉलीक्लोरोफ्लोरो कार्बन युक्त यौगिकों को अपने क्या बोल देते हैं, फिरौन बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कार्बन परमाणु में क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे अपने किस में काउंट करते हैं, फिरौन में काउंट करते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन मतलब CFC। ऐसे भी पूछ सकता है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन फिरौन का क्या होता है, एक नामकरण होता है। CFC पूछ ले कि CFC का पूरा नाम, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसका पूरा नाम होगा। और फिरौन पूछे तो फिरौन कहते हैं किसे, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन युक्त यौगिकों को अपने क्या बोल देते हैं, फिरौन बोल देते हैं। अब ये क्लोरो का मतलब कि कार्बन के साथ में क्लोरीन भी जुड़ा होगा, फ्लोरीन भी जुड़ा होगा। यहाँ तक कंप्लीट है कि कार्बन के साथ में क्लोरीन भी जुड़ा होगा और फ्लोरीन भी जुड़ा होगा, और कार्बन के साथ में क्लोरीन फ्लोरीन जुड़े होंगे, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, CFC। C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से फिर कार्बन। ऐसा नहीं है कि Cl बोल दोगे आप कि ClFC, CFC बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन परमाणु को अपने फिरौन बोल देते हैं। अब फिरौन की पहले अपने को ये ध्यान रखना होगा कि फिरौन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो फिरौन का नामकरण करते हैं ना, तो फिरौन का नामकरण इस प्रकार से किया जाता है, फिरौन, उसके बाद में X, Y और Z। फिरौन का नामकरण करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है, फिरौन X, Y और Z। इसमें X क्या होता है, तो X जो कार्बन परमाणु है, फिरौन के साथ में जो कार्बन परमाणु है उससे एक कम संख्या को अपने क्या बोलेंगे, X बोलेंगे। यानी जो फिरौन के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है उससे एक कम संख्या, मतलब 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 1 आ जाएगा। अगर 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो कोई संख्या X की जगह नहीं आएगी, ठीक है। Y क्या बोलते हैं, Y कार्बन के साथ जुड़े हुए, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु प्लस में बंध। मतलब अगर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो एक के साथ में एक जोड़कर अपने क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अगर कार्बन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ तो मतलब 0 + 1 तो 1 ही हो जाएगा, मतलब Y की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Z क्या होगा, तो फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या।
जैसे सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, Cl3 और F। बोल दे कि आपको कि इस फिरौन का आईपीसी नाम, इस फिरौन का नामकरण कीजिए, तो इसे फिरौन के रूप में लिखिए। तो कार्बन कितना है? 1। तो मतलब X की जगह अपने को लिखना है क्या? कार्बन उससे एक कम संख्या। एक ही कार्बन है, उससे एक कम संख्या करेंगे तो मतलब C-1। ऐसा ध्यान रख लो कि C-1 कि जितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं उससे एक हटा देंगे। एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो एक से एक हटाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 0। मतलब 0 अपने लिखेंगे नहीं, फिरौन 0 अपने लिख के नहीं दिखाएंगे, ऐसे रख देंगे। उसके बाद में Cl चेक करेंगे, Cl का कोई नामकरण दे रखा है? नहीं। यहाँ पर तो इतना लिख रखा है कि Y की जगह क्या आएगा कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु प्लस में 1। इसमें कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ, मतलब 0 + 1 हो जाएगा। H + 1 करना है अपने को, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0 + 1 मतलब एक संख्या आ जाएगी। उसके बाद में देखेंगे फ्लोरीन की संख्या 1, तो इसे क्या बोलेंगे अपने? फिरौन 1 बोल दें। ठीक है, उसी टाइप से कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2, Cl4 और F2, और पूछे कि इसका फिरौन के रूप में नामकरण कीजिए, इसका फिरौन के रूप में नामकरण कीजिए। तो इसका फिरौन के रूप में नामकरण करेंगे तो फर्स्ट देखेंगे कि X की जगह कार्बन कितने दे रखे हैं? 2, मतलब 2 - 1। तो फिरौन का नामकरण करेंगे तो फिरौन नामकरण करेंगे तो कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद में क्लोरीन का तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसमें लिख रखा है कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु प्लस में 1। इसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ, मतलब इसके साथ में 0 + 1, 0 + 1 का मतलब 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब 1 ही लिखेंगे। उसके बाद में F2 मतलब फ्लोरीन की संख्या Z दिखाता है तो फ्लोरीन की संख्या 2 है, ये फिरौन का क्या हो जाएगा? नामकरण हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपने को क्या करना है? फिरौन का नामकरण करना होगा। फिरौन कहते हैं किसे? तो कार्बन के क्या होंगे? क्लोरोफ्लोरोब्यूटन होंगे, उसे क्या कहेंगे? अपने फिरौन कहेंगे। और सामान्य भाषा में इसे क्या बोल देते हैं? CFC बोल देते हैं। नामकरण करते हैं तो फिरौन के साथ में X और Y और Z लिखते हैं। X और Y और Z क्या करते हैं? संख्या दर्शाते हैं। किसकी? X दिखाता है कि उसमें जो फिरौन यूज किया उसके साथ में कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, उनमें से एक कम कर देंगे। Y दिखाता है कि उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु के साथ में, प्लस में 1 कर देंगे। Z दिखाता है कि उस यानी जो यौगिक दे रखा है अपने में, उसमें फ्लोरीन की संख्या कितनी है, वो फ्लोरीन की संख्या लिख देंगे। और इससे क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होंगे उसका फिरौन में नामकरण हो जाएगा। जैसे ये कोई एग्जांपल दे दे आपको, जैसे ये एग्जांपल दे दें, फिरौन 111 और कहे आपको कि इसका सूत्र बताइए, तो आप सूत्र कैसे बताओगे इसका? अपने को पता है कि फिरौन का 1 का मतलब क्या है कि X, Y और Z। X किसको डिनोट करता है? कार्बन परमाणु की संख्या को डिनोट करता है, और कार्बन परमाणु की संख्या भी कौन सी होनी चाहिए X की जगह? तो C-1 होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो मतलब यहाँ पर 2 होंगे तभी 1 आ सकता है, 2 - 1 करेंगे तो तभी क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, मतलब कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे। फिर ये कहता है Y की जगह कि हाइड्रोजन भी क्या है? 1 है, तो अपने Y का पता है कि Y का सूत्र क्या होगा? हाइड्रोजन की संख्या प्लस में 1, यही होगा। तो इसने क्या रखा है कि Y की जगह भी क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, Y की जगह भी 1 दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसमें एक भी नहीं होगी। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसमें एक भी नहीं होगी। क्यों? अगर 1 हो जाती है तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, लेकिन इसने वैल्यू तो 1 ही दे रखी है। वैल्यू 1 दे रखी है तो अपने को चेक करना होगा कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसमें 0 है, क्योंकि 0 + 1 रखेंगे तभी 1 आएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु नहीं होंगे, अपने नहीं लिखेंगे। उसके बाद में Z चेक करेंगे, Z कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और Z किसको दिखाता है कि Z दिखाता है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन परमाणु कितने हैं। तो 1 का मतलब फ्लोरीन कितने होंगे? 1। अब फ्लोरीन अपनों ने 1 लिख दिया। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ में कितने क्लोरीन परमाणु ऐड करेंगे? क्यों? क्योंकि फिरौन का सूत्र ही क्लोरोफ्लोरो से स्टार्ट होता है। फ्लोरीन तो आ गया, शेष रहेंगे वो कौन से हो जाएंगे? क्लोरीन हो जाएंगे। अब क्लोरीन कितने होंगे? तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्लोरीन कितने लगाने पड़ेंगे? 5 लगाने पड़ेंगे। ये अपना क्या हो जाएगा? फिरौन 1 का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। इसी टाइप से आपको फिरौन 1 3 दे दें,
1,3 दे दे और पूछे कि आई इसका सूत्र लिख के बताइए फिरॉन 1,3 का, तो अपने को पता है कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, कार्बन परमाणु की संख्या C-1, मतलब 0 दे रखी है क्योंकि स्टार्ट ऐसे होता है 0 1 3, लेकिन 0 को वो दिखाता नहीं है कभी, डायरेक्ट ऐसे लिख देता है 1 और 3, मतलब 13 लिख के दे देता है। तो 0 है, अपने को पता है कि कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 0 है। तो कार्बन परमाणु की संख्या कब 0 हो सकती है, जब कार्बन कितने हो 1, तो मतलब कार्बन कितना होगा 1। उसके बाद में फिर कहता है कि 3 क्या है, इसके साथ में फ्लोरीन है या क्लोरीन होंगे, ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि अपने को पता है कि x के बाद में आता है y, x तो यहाँ पर क्या है 0 है, y यहाँ पर क्या है 1 है, और z यहाँ पर क्या है 3 है। x क्या है 0 है, y क्या है 1 है। y 1 कब हो सकता है कि जब हाइड्रोजन क्या हो 0, मतलब हाइड्रोजन क्या रहेंगे इसमें 0 रहेंगे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। x y z सूत्र दे रखा है 1 और 3, इसके साथ में 0 इधर आ जाएगा। x क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या 0 होनी चाहिए, कब होगी, जब यहाँ पर 1 होगा, 1 लिख दिया। y क्या है 1, y है क्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस में 1, हाइड्रोजन 0 होंगे तभी 1 होंगे, मतलब हाइड्रोजन है नहीं इसमें। फिर z क्या है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं 3 है। शेष अभिक्रिया को संतुलित करना है तो क्लोरीन 1 दिखा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा, सॉरी सूत्र हो जाएगा। और इसी टाइप से आपको ये दे दे और पूछे कि इसका फिरौन के सूत्र लिखिए, इसके फिरौन के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको फिरौन के रूप में इस सूत्र के अनुसार ही करके देखना होगा। ठीक है, तो ये क्या था, फिरौन की बेसिक स्ट्रक्चर थी कि इसे फिरौन कहते हैं किसे, और फिरौन का नामकरण कैसे होता है, कोई यौगिक दे देता है तो फिरौन को कैसे अपने फाइंड आउट कर देते हैं, और कोई फिरौन दे देता है तो उसे कैसे यौगिक यानी सूत्र के रूप में कन्वर्ट करते हैं। फिर आते हैं इनकी बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में सिर्फ सिंपल सा ध्यान रखना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में। प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, तो टिन पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंसी रखेंगे। टिन क्लोराइड भी, एंटीमनी क्लोराइड भी बोल देते हैं इसे, सॉरी एंटीमनी क्लोराइड भी बोल देते हैं और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड भी बोल देते हैं। आपको याद रखने के लिए एंटीमनी पेंटाक्लोराइड ही रख लेना, ताकि आपको लिखने में भी क्या हो जाए, याद करने भी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। पेंटा का मतलब 5 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और एंटीमनी का मतलब Sb को क्या बोलते हैं, अपने एंटीमनी बोल देते हैं, और Cl इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एक Cl इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, CCl3F प्लस में HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे, वही हो जाएगा फिरौन। कार्बन कितने हैं, 1 जुड़ा हुआ है तो मतलब कार्बन की संख्या नहीं लिखेंगे। क्लोरीन, मतलब क्लोरीन का तो कुछ लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन इसमें 1 भी नहीं है तो मतलब 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। फ्लोरीन कितना है, तो 1 है तो मतलब 1 फ्लोरीन आ जाएगा। हाइड्रोजन 1 क्यों आया, क्योंकि अभी बताया था X का मतलब क्या होता है H प्लस, सॉरी Y का मतलब क्या होता है H प्लस में 1 होता है, एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो 0 प्लस में 1 दिखा दिया। उसी टाइप से इस अभिक्रिया को और आगे कर सकते हैं, अपने ClHF की अभिक्रिया करवा देते हैं वापस किसकी प्रेजेंसी में, SbCl2 की प्रेजेंसी में, 5 की प्रेजेंसी में। क्या बनेगा, CCl2F2 बन जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसे क्या बोल सकते हैं अपने फिरौन, वही 1 2 हो जाएगा, क्योंकि अब फ्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, कार्बन तो सेम का सेम ही पड़ा, 1 ही है। उसी प्रकार से अगर अपने क्या लेते हैं, हेक्सा क्लोरोमेथेन लेते हैं, मतलब C2Cl6 लेते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, HF के साथ में, तो SbCl5 क्या बन जाएगा, C2Cl5 और एक F आ जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, फिरौन। कार्बन कितने आ गए, अब कार्बन कितने आ गए, 2 आ गए तो मतलब 1 कार्बन का यूज हो जाएगा। हाइड्रोजन है नहीं तो मतलब 1 हाइड्रोजन लिख देंगे, एक X की संख्या, Y की संख्या क्या हो जाएगी 1, फ्लोरीन कितने 1, तो ये फ्लोरीन फिरौन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने इसकी भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, Cl5F अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, HF के साथ में, प्रेजेंसी रखेंगे सेम, क्या बनेगा C2Cl4F2 और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब इसे क्या बोलेंगे, फिरौन। कार्बन कितने हैं, 2 है तो मतलब 2 - 1 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो मतलब 0 + 1 1 आ जाएगा।
फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो 2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, फिरौन 112 हो जाएगा। इस टाइप से आप कितने भी बना सकते हो। आपको कुछ भी बोल देंगे फिरौन 1-2 का निर्माण करो, तो आपको सूत्र लिख के देखना है, और इस सूत्र का लिख के देखना है। तो इस सूत्र का ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिरौन 1-2 का सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो इससे पहले वाला यौगिक ले लो और HF के साथ भी उसकी क्या करा दो, अभिक्रिया करवा दो। ठीक है, तो ये बुक के अंदर आपको लिखे हुए हैं सारे फिरौन, उसमें से कोई भी 2-3 फिरौन उठा के देखना और उसका आईपीसी यानी उसका सूत्र लिखने की कोशिश करना। फिर यानी सूत्र लेके फिरौन का नामकरण करने की सूत्र करना कि किस टाइप से अपने इसके नामकरण कर सकते हैं। यहाँ तक फिरौन कंप्लीट होता है। उसके बाद में कुछ इसकी पर्यावरण के रूप में यूजनेस पूछ लेता है कि ये यहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो अपने जो भी एयर कंडीशनर जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गया, इसमें जो परिषेचक के रूप में यानी ठंडक के रूप में जिसका यूज किया जाता है वो क्या होता है, फिरौन होता है। अब आपकी बुक के अंदर ये फिरौन लिखा आ रहा है, पहले की बुकों के अंदर ये प्रशीतक के रूप में लिखा जाता था। प्रशीतक यूज कहाँ पर किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर हो गए, जो फ्रिज हो गए, एयर कंडीशनर हवाई जहाजों में जो यूज किए जाते हैं, अपने घरों में जो ऐसे यूज किए जाते हैं, वहां पर इन फिरौन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं और निष्क्रिय प्रकृति के होने के कारण इनका पर्यावरण में प्रदूषण में भी बहुत ही ज्यादा इनके यूज से क्या होता है कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। वो प्रदूषण कैसे होता है तो वो आप चेक कर लेना कि किस टाइप से प्रदूषण होता है। और कल आपको बता दूंगा कि एक प्रोसेस होता है कि वो क्या करते हैं, ओजोन परत को ये सीन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट होता है और कल देखेंगे। और एक आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी है, फर्स्ट पीडीएफ भेजी है वो हाफ चैप्टर की है और सेकंड पीडीएफ भेजी है वो फुल चैप्टर की है। तो उस सेकंड पीडीएफ से जो सेक्शन बी क्लास है उसमें मैंने जहां तक करवाया है वहां तक चेक कर लेना, फिर लिखना स्टार्ट कर देना। फर्स्ट पीडीएफ मैंने सिर्फ राइटिंग देख के सेंड कर दी थी, किसी स्टूडेंट से मंगाई थी, ये नहीं देखा था कि वो चैप्टर पूरा है या हाल्फ है। तो आप सेकंड पीडीएफ से चेक कर लेना आपने कहाँ तक लिखा है, उसके बाद में ये लिखना स्टार्ट कर देना। थैंक यू।